नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के निर्माण की। और संविधान सभा के निर्माण में हम बात करेंगे कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसकी संरचना क्या थी, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और संविधान सभा के निर्माण के बारे में पढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहां, कैसे और किसने रखी। 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि वामपंथी विचारधारा के प्रखर नेता थे, उन्होंने संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में रखी। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस की तरफ से ही 1938 में पंडित नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए जिस संविधान सभा का निर्माण होगा उसको भारत के वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए भारत के लोग चुनेंगे। इसमें किसी भी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कहने का भाव क्या था? कहने का भाव ये कि जो भारत का संविधान बनेगा उसको भारतीय बनाएंगे, ना कि ब्रिटिश या कोई और बाहर देश की कोई शक्ति किसी प्रकार से उसमें दखल करे और उस प्रकार से संविधान बनाने की कोशिश करे। और इस मांग को, नेहरू जी की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसी को ही अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया जाता है। ये या फिर ये कहेंगे कि यही जो घोषणा थी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा मान ली गई थी, इसी को ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, जो कि 1940 में पास हुआ। ठीक इसके थोड़े से समय बाद ब्रिटिश सरकार ने 1942 में एक मिशन भेजा भारत में, और इसको कहते हैं क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया भारत में। क्रिप्स जो कि एक ब्रिटिश जो संसद है उसके, जब ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इनके साथ एक मंत्रिमंडल का एक सदस्य और आया। ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लेके आए, संविधान प्रस्ताव कह सकते हैं, संविधान प्रारूप प्रस्ताव कह सकते हैं। इस प्रकार से प्रस्ताव लेके आए और उन्होंने कहा कि उस समय जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, कि ठीक विश्व युद्ध के बाद इस प्रस्ताव को लागू कर देंगे। इसी दौरान मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया कि भाई हम इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मानेंगे। भारत के दो आजाद हिस्से किए जाएं और दोनों हिस्से अपनी अलग अलग संविधान सभाएं गठित करेंगे और अपने लिए अलग संविधान बनाएंगे। इस प्रकार की मांग मुस्लिम लीग ने कर दी। और इस प्रकार से जब मांग हुई तो क्रिप्स मिशन जो है वो अपने जिस कार्य के लिए भारत में आया था उसमें असफल हो गया। इसके बाद में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इन्होंने आते ही, इस मिशन ने आते ही सबसे पहले तो मुस्लिम लीग की वो मांग खारिज की जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 संविधान सभाओं का गठन करेंगे। उन्होंने बलपूर्वक इस बात को नहीं कहा या दबाया नहीं मुस्लिम लीग को, बल्कि उनको एक नया प्रारूप समझाया और उनको कहा कि आप अगर अल्पसंख्यक हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा संविधान सभा में। तो इस बात, जब इस प्रकार से बात कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के आगे रखी तो वो फिर सहमत हो गई। इन कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस
मुस्लिम लीग और उस समय के जितने बड़े नेता थे सबको विश्वास में लिया और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का इन सब की सहमति के साथ गठन हो गया। अब जब संविधान सभा का गठन हो गया तो उसमें कुछ बातें रखी गई कि भाई कितने सदस्य हम संविधान सभा में लेंगे, किस आधार पर लेंगे, कहां कहां से लेंगे, किन किन समुदायों से लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का जो कैबिनेट मिशन था उसने उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा कि कुल भारत में 389 सीटें होंगी या 389 मेंबर संविधान सभा में शामिल किए जाएंगे। 389 में से कौन कौन? 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें से लिए जाएंगे 292 प्लस 4 जो उस समय मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे। जिस प्रकार से अभी हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं उसी प्रकार से उस समय मुख्य आयुक्त क्षेत्र कहा जाता था जो अभी के केंद्र शासित प्रदेशों की तरह थे। वो कौन से थे? एक छोटी सी बात यहां बता देता हूं आपको। इनको आप वो जो 4 थे उनको केवल आप A B C D इस प्रकार से याद रख सकते हो। A4 अजमेर मारवाड़ा, B4 बलूचिस्तान, C4 कुर्ग और D4 दिल्ली। इस प्रकार से आप इन जो 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे इनको याद भी रख सकते हो। ये छोटी साथ में बात थी, सोचा भी साथ साथ में आपको बता दें। इसके बाद में 292 लिए गए ब्रिटिश प्रांतों से, 4 लिए गए मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से और 93 सदस्य जो उस समय देशी रियासतें थी उनमें से लिए जाने थे। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 389 सदस्य हो जाते हैं। अब संविधान सभा, अब एक क्वेश्चन यहां आ सकता है आपके दिमाग में कि 389 ही क्यों, 390 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं, 200 क्यों नहीं? तो इसके लिए एक ये रखा गया कि 10 लाख जो संख्या है उसके पीछे एक सदस्य लिया जाएगा। तो उस समय लगभग भारत की 39 करोड़ के आसपास आबादी थी। तो उसी के अनुसार 389 सदस्यों को शामिल किया जाना स्वीकार हुआ। यह स्ट्रक्चर था कि भाई 10 लाख के पीछे एक चुना जाएगा और इनको जो भारत के, इनकी बात हो रही है अभी, ये जो चीजें हैं इनकी बात यहां ये हो रही है, ठीक है। इसके इन्होंने जो 293 थे इसमें ये रखा गया कि 3 समुदाय बांटे गए, एक मुस्लिम समुदाय, एक सिख समुदाय और एक सामान्य। क्या रखा गया? एक रखा गया मुस्लिम, एक सिख और एक सामान्य। अब सामान्य में इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे थे। सामान्य जो नाम लिया गया है इसमें मुस्लिम और सिखों को छोड़ करके जितने भी और पंथ बच गए, जातियां बच गई, क्षेत्र बच गए, उन सबको फिर सामान्य कहा गया। ये बात यहां ध्यान देने वाली है। और ऐसे नहीं कि भाई इनको कोई ज्यादा अधिकार मिल गए, ज्यादा क्षेत्र मिल गए, ऐसे नहीं। जितनी जनसंख्या थी 10 लाख के अकॉर्डिंग इन सबको सीटें मिली और इसी प्रकार से कुल मिलाकर के फिर 292 प्लस 4 और
93 देशी रियासतों से इस प्रकार से ये संख्या हुई। एक क्वेश्चन और यहां कि लोगों ने चुने 10 लाख में से चुने, इस प्रकार से बात हुई, लेकिन चुनाव जो मतदान था वो सीमित मतदान था। सीमित मतदान का मतलब है कि जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें सीमित मतदान का प्रावधान था। सीमित मतदान क्या है? ये 3 बातों पे लागू होता है: कर, संपत्ति और शिक्षा। जो व्यक्ति सरकार को ज्यादा कर देता है वो मतदान करेगा, जिस व्यक्ति के पास संपत्ति ज्यादा है वो मतदान करेगा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा है वो मतदान करेगा। तो इस प्रकार से इन तीनों के आधार पे चुनाव हुए। अप्रत्यक्ष जरूर रहे, कम अनुपात रहा जनसंख्या में से, लेकिन एक बड़ी सुंदर और हमें संतुष्टि देने वाली बात यह है कि जितने मजहब थे, जितनी भाषाएं थी, जितने क्षेत्र थे, संविधान सभा में सभी जितने भी वर्ग बन रहे थे, जितनी विभिन्नताएं बन रही थी भारत में, सबको प्रतिनिधित्व मिला। भारत के एक केवल गांधी जी को छोड़ करके लगभग जितने बड़े नेता थे सभी संविधान सभा में शामिल हुए। तो इस प्रकार से संविधान सभा का ये स्ट्रक्चर बना, चुने गई, संख्या रखी गई, 93 देशी रियासतें हैं। और जुलाई और अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए इनके। इन चुनावों में सीटें तो ये थी, अब सीट कितने कितने किस किस को मिली, सीटें मिली। अच्छा, एक बात और यहां महत्वपूर्ण छूट गई कि जो 93 ये जो लोग थे, इनके जो देशी रियासतें थी, उनके जो मुखिया थे, कहने का भाव के राजा थे, उनको अधिकार दिया गया कि आप अपनी अपनी रियासतों से खुद मनोनीत करके किसी भी व्यक्ति को संविधान सभा में भेज सकते हो। यहां चुनाव की व्यवस्था नहीं हुई, इन्होंने राजाओं को अधिकार दिया कि आप अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति को जिसको संविधान सभा में आपको शामिल करवाना है आप उनको भेज दीजिए। और इस प्रकार से 93 संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि लिए गए। ये भी नहीं है कि हर एक देशी रियासत में से एक मेंबर चुना गया था। 10 लाख की जनसंख्या के पीछे, उसमें चाहे 2 देशी रियासतें आई, चाहे 5 देशी रियासतें आई, सब में मिलकर के एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए भेजा। तो इस प्रकार से चल रहा। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। इन चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 15 सीटें अन्य जो लोग थे उनको मिली, और इसके अलावा मुस्लिम लीग जो थी उनको 73 सीटें मिली। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये सारी 296 सीटें हो जाती है। और 296 में ये 93 देशी रियासतों वाली, इन देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो 296 सीटें ही चुनी गई। जो देशी रियासतें थी उन्होंने संविधान सभा का जो निर्माण कार्य था उसमें भाग लेने से मना कर दिया। उनके मना करने का कारण एक ये था कि सब जो देशी राजा थे उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का स्वार्थ था कि हो सकता है कि तुम एक बार पीछे रहो, तुम्हें कुछ ज्यादा मिले, या फिर तुम स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सको। इस प्रकार की भावना देशी रियासत के जो उस समय के शासक थे उनमें थी। तो इस प्रकार से हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा, देखा कि संविधान सभा का जो गठन है वो किस प्रकार से हुआ। अब हम थोड़ा आगे देखेंगे कि संविधान सभा का चुनाव के माध्यम से गठन हो गया। अब इसकी जो आगे प्रक्रिया है, जो इसके कार्य करने का जो समय आरंभ होता है वो कैसे है।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई और इस बैठक में जो उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग या सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया। इसके बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 11 दिसंबर को एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष चुने गए। तो 2 उपाध्यक्ष कौन से थे? एक थे वीटी कृष्णाचारी और दूसरे थे एच.सी. मुखर्जी। ये 2 उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संविधान सभा का जो संविधान बनाने का जो कार्य है वो यहां से शुरू हो रहा था। शुरू कब अभी स्ट्रक्चर बना है? शुरू होता है 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि हम जो संविधान बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं और अगर बना रहे हैं तो कैसा होगा। हमारी जो संविधान सभा गठन हुआ है वो कैसा संविधान बनाएगी, किस प्रकार का संविधान बनाएगी, इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या है संविधान बनाने का। तो ये सारे क्वेश्चन या ये सारी बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखी गई और इस उद्देश्य प्रस्ताव में वो सारी बातें हैं जो हमारी भारत की प्रस्तावना में भी शामिल की गई है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, भारत की जनता है वो सर्वोच्च शक्ति होगी, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा, भारत की एकता अखंडता सुनिश्चित होगी, किसी भी बाहरी देश को भारत में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा, भारत भाईचारे और विश्व शांति के लिए कार्य करेगा। इन सब बातों को हमने संविधान सभा के प्रारंभ में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में हमारे देशवासियों के सामने और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको रूबरू कराया कि हम किस प्रकार का संविधान बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा में। लेकिन यह पास कब हुआ? यह पास होता है 22 जनवरी 1947 को। एक बड़ा समय लगा बीच में, काफी समय लगा बीच में, भारतीय 40 दिन से भी ज्यादा का समय लगा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने में। इसका भी एक बड़ा कारण है, भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे वो नहीं चाहते थे कि हम अकेले इस प्रस्ताव को पास कर लें। उन्होंने पूरी कोशिश की मुस्लिम लीग को साथ लाने की, पूरी कोशिश की कि मुस्लिम लीग साथ में आ जाए, सब मिलकर के संविधान का निर्माण कर लें। लेकिन आखिर में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई और फिर
22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रकार से भारत के संविधान निर्माण की जो निर्माण का जो कार्य है वह शुरू हुआ। अब हम ये आगे देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान निर्माण का जो कार्य था वो इस विधानसभा ने पूरा कर लिया। तो ये बड़ी बात थी। इस दौरान 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में। लगभग 64 लाख के आसपास खर्च आया संविधान निर्माण के इस कार्य को पूरा करने में। और एक बात कि संविधान सभा रहते हुए दोहरे काम किए। एक कार्य ये किया कि उन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया, जबकि उसके साथ साथ संविधान सभा एक विधायिका के तौर पे भी काम कर रही थी, एक भारत की संसद का भी काम कर रही थी, जो भारत की शासन व्यवस्था और जो कानून थे उनको लागू करने का काम कर रही थी। एक बात और महत्वपूर्ण यहां बताना चाहूंगा कि यहां एक दिन संविधान सभा के तौर पे बैठक होती, एक दिन विधायिका के तौर पे बैठक होती। जिस दिन संविधान सभा के तौर पे संविधान सभा की बैठक होती उस दिन उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते, और जिस दिन विधायिका या संसद के रूप में संविधान सभा की बैठक होती उस दिन जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष होते। तो इस प्रकार से हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने बड़ा संघर्ष करते हुए हमें यह दुनिया का श्रेष्ठ कह सकते हैं, दुनिया का सबसे लंबा भी है, बड़ा भी है, विस्तृत भी है, लिखित भी है। इस प्रकार से बहुत मेहनत के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई और कितना टाइम लगा, कितना धन खर्च हुआ संविधान सभा के निर्माण में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इतनी हमने बातें पढ़ी है ये आप सबको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।